जब सूरज गुरूब हो गया और कस्बे के खेतों पर अंधेरे की सुरमई राख सी गिरने लगी, मैं कोठरी से निकलकर पुराने किले की तरफ चल पड़ा। कैप्टन सिंह के क्वार्टर पर पहुंचते ही अंधेरा हो गया। क्वार्टर अच्छा खासा था। अंदर सहन में बाग की एक क्यारी लगी थी। बरामदे में बल्ब जल रहा था। छोटे से गेट पर एक इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उसे अपना नाम बता दिया तो वो मुझे अंदर ले गया। मरहट्टा कैप्टन सिंह ने मुझसे हाथ मिलाते हुए एक छोटे से सजे सजाए कमरे में बिठाया और मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर बोला, कहो दोस्त, क्या खबर लाए हो? मैंने कहा, साहब जी, आपका अंदाजा दुरुस्त था। फिरोज भाई के पास कल रात एक आदमी आया था। दोनों देर तक खुसर फुसर करते रहे। ये आदमी अपने साथ एक गठरी भी लाया था जो फिरोज भाई ने रख ली थी। कैप्टन सिंह ने पूछा, उसमें क्या था? मैंने कहा, ये मैं पता नहीं चला सका, लेकिन मैंने उनकी बातें छुपकर सुन ली थी। उसने पूछा, वो क्या बातें कर रहे थे? मैंने जवाब दिया, मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। साफ आवाज नहीं आ रही थी, बस इतना ही सुन सका कि वो सप्लाई डिपो से इस बार चीनी की बोरियां उठाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कैप्टन सिंह की भवें तन गईं। तो गोया फिरोज भाई चोरों का सरदार है और अब वो हमारे डिपो से चीनी की बोरियां चुराने आ रहे हैं। मैं सालों को शूट कर दूंगा। तुम ऐसा करो, उस आदमी पर नजर रखो। वो गांव में कहाँ है अब? मैंने कहा, वो तो सुबह सुबह चला गया था, शायद 2-1 रोज में फिर आए। कैप्टन सिंह गुस्से में उठकर टहलने लगा। वो बार बार हाथों की मुट्ठियां बंद कर रहा था। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है, शुक्रिया। अब तुम जाओ, हम इस बार चोरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने समझ कर रखा है। मैं नमस्कार करके चला गया। मैंने ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक किया था। मुझे मालूम था कि कैप्टन को मेरी तरफ से किसी सबूत की जरूरत है और वो फिर भरपूर एक्शन लेगा। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। दूसरे रोज मैं अभी डाक खाने नहीं गया था कि पूना रेजिमेंट की जीप हवेली के बाहर आकर खड़ी हुई। उसमें से 4 फौजी जवान राइफलें ताने निकले और हवेली में घुस गए। उन्होंने फिरोज भाई को घसीट कर बाहर निकाला और जीप में बिठाकर देखते ही देखते वहां से गायब हो गए। हवेली में औरतें और बच्चे दम बखुद रह गए। मैं भी उनकी हैरानी और परेशानी में शामिल हो गया। फिर डाक खाने में चला आया। 4 बजे वापस हवेली में गया तो फिरोज भाई आ गया था, मगर उसकी बुरी हालत थी। कमांडर ऑफिस में उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। वो बिस्तर पर पड़ा कर रहा था और कस्बे का वेदास उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि खुदा जाने मेरे किस दुश्मन ने फौजियों को खबर दी है कि मैं उनके हाथ चोरियां करवाता हूँ। देखो उन्होंने मार मार कर मेरी क्या हालत बना दी है। मैंने बज़ाहिर इंतहाई हमदर्दी का इजहार किया। दिल में दुख भी हुआ, लेकिन ये मेरे मिशन का एक हिस्सा था, मैं मजबूर था। चुनांचे अपनी स्कीम के दूसरे मरहले पर अमल करते हुए मैं 1 रोज बाद कैप्टन सिंह के क्वार्टर में जा पहुंचा। मैंने अपनी हालत से ये जाहिर किया कि मैं बेहद परेशान और घबराया हुआ हूँ। कैप्टन सिंह ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने बड़ी मुश्किल से आंसू निकाल कर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे बचा लें, अब मैं वापस कस्बे में नहीं जा सकता। फिरोज भाई को किसी ने बता दिया है कि मैंने मुखबरी की थी। उसके आदमी मुझे कत्ल करने आए थे और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। कैप्टन सिंह ने फिरोज भाई को मोटी गाली देकर कहा, हमने उसकी ठुकाई कर दी थी, मैं तो उसे शूट करने वाला था। मैंने कैप्टन सिंह के पांव पकड़ लिए, साहब मुझे उससे बचा लें, सारा गांव अब मेरा दुश्मन हो गया है। मैंने भारतीय सेना और भारत माता की खिदमत के लिए ऐसा किया था, अब वो मुझे जान से मारने को फिर रहे हैं। कैप्टन ने गुस्सीली आवाज में कहा, तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता जवान। मैंने हाथ जोड़ दिए, हुजूर मुझ पर रहम करें, मुझे अपनी खिदमत के लिए यहीं रख लें, सिवाय आपके अब मेरा कोई नहीं है, मैं तो अपनी नौकरी से भी गया। कैप्टन सिंह कुछ सोचने लगा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद भाई तुमने हमारे लिए बड़ा काम किया है, हम तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमें उन चोरों का निशान बता दिया है जिनकी हम एक मुद्दत से तलाश में थे। अच्छा तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें अपनी रेजिमेंट में काम दिलवा दूंगा। तुम आज की रात यहीं बाहर बरामदे में सो जाना, कल तुम्हें दफ्तर में ले चलूंगा। यही मेरा मकसद था। बरामदे में एक कैंप कार्ट डालकर मुझे कंबल दे दिया गया। रात को खाना भी मुझे वहीं मिला। मैंने रात बरामदे में गुजार दी। सुबह कैप्टन सिंह मुझे अपने साथ रेजिमेंटल ऑफिस में ले गया, जहाँ मुझे छोटे मोटे काम करने पर लगा दिया गया। मुझे एक भारतीय फौज की हरे रंग की पतलून और उसी कलर की कमीज और बूट दे दिए गए। दोपहर के बाद मैंने कैप्टन सिंह से दरखास्त की कि हवेली में मेरे कुछ पैसे पड़े रह गए हैं, मैं वो लाना चाहता हूँ। कैप्टन सिंह ने एक जीप में मेरे साथ 4 फौजी कर दिए। मैंने जीप कस्बे के बाहर ही एक जगह रुकवाई और खुद हवेली की तरफ गया। रास्ते में इत्तेफाक से लाखन डाकिया मिल गया। कहने लगा, तुम कहाँ सुबह से गायब हो, दफ्तर में नहीं आए? मैंने कहा, लाखन बाबू मुझे नौकरी मिल गई है, वहाँ बड़े मजे में हूँ, मुफ्त राशन मिलता है। उसे हैरान छोड़कर मैं हवेली में आया तो फिरोज भाई अभी तक साहिब फराश था। मैं अपनी कोठरी में गया और अपने सरहाने में से 900 रुपए और सिधा का सांप का मनका निकाल कर जेब में रखा और कस्बे से निकलकर जीप में सवार होकर वापस कमांड ऑफिस में आ गया। कैप्टन सिंह ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज भारतीय फौज के होते हुए किसी की जरूरत है कि मुझ पर हाथ उठाए? वैसे साहब जी, वो लोग अब मुझसे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। हर कोई कहता था कि तुम गाँव से क्यों चले गए, वापस आ जाओ। मैंने कहा,
कहा, भगवान तुमसे बचाए, अब तो मैं अपनी भारतीय सेना की ही खिदमत करूंगा। कैप्टन सिंह अपनी बारीक मूंछों पर उंगली फेर कर बोला, मैंने अपने जवानों को ऑर्डर कर दिया था कि हमारे आदमी को किसी ने कुछ कहा तो गोली चला देना। मैंने कैप्टन सिंह का झुककर शुक्रिया अदा किया और अपने काम में लग गया। मुझे रहने के लिए फौजियों की बैरक के अकब में एक झोंपड़ा मिल गया। मैं दिन भर वहाँ काम करता, खाना फौजियों के लंगर में खाता और रात को अपनी झोंपड़ी में बिछी कैंप कार्ड पर आकर सो जाता। मैंने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि इस पुराने किले में पूना रेजिमेंट की इस कंपनी के कोई 100 के करीब मरहट्टा सिपाही तैनात थे, जिनका कमांडर मरहट्टा कैप्टन सिंह था। मेरा काम ऑफिस में इधर उधर की चीजें वगैरह ला कर देना और कमरों की झाड़ पूंछ भी था। मैं सर झुकाए अपने काम में लगा रहता, लेकिन अंदर से मेरी आंखें पूरी खुली थी और मैं एक एक बात का भरपूर जायजा ले रहा था। 3 रोज बाद लाखन देसाई कस्बे के पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर आया तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, अहमद भाई तुम तो बड़े मजे में लगते हो, यहाँ चेहरे पर रौनक आ गई है। मैंने कहा, बस दादा बड़े मजे में हूँ। कैप्टन सिंह ने लाखन देसाई को मुझसे मुस्कुरा कर बातें करते देखा तो करीब आकर बोला, तुम जंगली लोग इस शरीफ जवान के दुश्मन हो, ऊपर से तुम बड़े हंस हंस कर मिलते हो। गाँव वालों को कह देना कि इधर किसी ने इसकी तरफ आंख उठा कर देखा तो गोली मार दूंगा। लाखन देसाई बेचारा तो हक्का बक्का होकर रह गया, हाथ बांध कर बोला, महाराज मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं चुपके से एक तरफ को चल दिया। मैं कैप्टन सिंह को ये तासुर देने में कामयाब हो गया था कि गांव वाले ऊपर से मुझसे हंसकर मिलते हैं क्योंकि मैं भारतीय सूरमाओं की पनाह में आ गया हूँ, लेकिन अंदर से ये मेरी जान के दुश्मन है। पुराने किले के पूना रेजिमेंटल ऑफिस में काम करते मुझे 2 हफ्ते गुजर गए। इस दौरान में मुझे इस बात का हल्का सा निशान भी न मिल सका कि उस किले में पाकिस्तानी साइंसदान और उसकी बेटी कैद में रखे हुए हैं। फौजी ज्यादातर मरहट्टा जबान में बातें करते, कोई कोई गुजराती जबान भी बोल लेता था। मैं मरहट्टा जबान के अल्फाज भी कुछ कुछ समझने लगा था, लेकिन उनकी जबान से मैंने अभी तक किसी पाकिस्तानी कैदी साइंसदान का जिक्र नहीं सुना था। 2-1 बार मुझे खारदार गेट में से गुजरकर पुराने किले के अंदर जाने का भी मौका मिला, लेकिन वहाँ वही लंबी ड्योढ़ी में आमने सामने 2-4 कमरे बने थे। एक खाली हवालात थी, बिल्कुल सीध में लकड़ी का एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। कंपनी के मरहट्टा फौजी जवान सुबह को ड्रिल करते, फिर किले के इर्द गिर्द अपनी पोस्टों पर जाकर पहरे पर खड़े हो जाते। मुझे यकीन था कि यहाँ जरूर कोई खास बात है, वरना इस जंगल में फौज की तैनाती की बजाहिर कोई वजह नजर नहीं आती। दूसरे हमारे एजेंट की इत्तला गलत नहीं हो सकती थी। डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी यकीनन इसी कमांड पोस्ट के किले के तहखाने में कहीं कैद थे। अब मुझे शहर से आने वाले उन फौजी अफसरों का इंतजार था जो बकौल डाकिया लाखन देसाई के वो कभी कभी यहाँ आया करते थे। इस असना में मुझे कैप्टन सिंह की जबानी पता चला कि उसने फिरोज भाई को सप्लाई डिपो की चीजें चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा कर हेडक्वार्टर भिजवा दिया है। मुझे अफसोस जरूर हुआ, लेकिन अपने मिशन के सामने मुझे अपनी जान भी बेहकीकत मालूम होती थी। एक रोज उस पुराने किले वाली मिलिट्री पोस्ट पर मुझे कुछ गैर मामूली सरगर्मी नजर आई। हवालदार किशन लाल ने मुझे हुक्म दिया कि कमरे अच्छी तरह से झाड़ पूंछ करूं। दफ्तर के सामने वाले फूलों के प्लॉट में से घास काट दी गई। सिपाहियों ने अपनी बूट पट्टी चमका ली। मैं खामोशी से ये सारी तैयारियां देखता रहा और समझ गया कि कोई फौजी अफसर आ रहा है। दोपहर के बाद एक फौजी जीप कमांड पोस्ट के ऑफिस के सामने आकर रुकी। मैं बैरक की दीवार के पास अटेंशन खड़ा था। कैप्टन सिंह भी फुल वर्दी में था। उसके पीछे 4 सिपाही चाकू चौबंद खड़े थे। कैप्टन सिंह ने आगे बढ़कर जीप का दरवाजा खोला। जीप में से गंजे सर वाला गहरे सांवले रंग का एक गोल मटोल सा आदमी निकला, जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। वो सिविलियन कपड़ों में था। उसके साथ 2 फौजी भी उतरे। कैप्टन सिंह और दूसरे सिपाहियों ने उन्हें सैल्यूट किया। सांवला गोल मटोला आदमी ब्रीफकेस थामे किले के खारदार जंगले की तरफ चला। दोनों फौजी और कैप्टन सिंह भी उसके साथ थे। ये सब किले के दरवाजे में से गुजरकर ड्योढ़ी में दाखिल हो गए तो खारदार जंगला बंद कर दिया गया। मैंने कमांड ऑफिस के बरामदे में बिछे बेंच को कपड़े से झाड़ते हुए पहरे पर खड़े हवालदार किशन लाल से पूछा, महाराज कोई बड़ा साहब आया है? किशन लाल बोला, अबे तुझे इससे क्या, चल अपना काम कर। मैं कान लपेट कर वहां से हट गया और बरामदे के बाहर रखे फूलों के गमलों की तरतीब ठीक करने लगा। फिर बाल्टी लेकर नल पर चला गया और उसे धोकर उसमें पानी भरने लगा। मेरा जहन उन 3 आदमियों के बारे में बड़ी तेजी से सोच रहा था जो अभी अभी उस कमांड पोस्ट पर आए थे, जिनमें से एक सिविलियन और 2 फौजी थे। ये बात यकीनी थी कि ये वही लोग हैं जो बकौल लाखन देसाई के कभी कभी शहर से यहाँ आया करते थे। ये लोग जिस एतमाद और पुरस्कार अंदाज में वहाँ आए थे, इससे जाहिर होता था कि ये महज एक मामूली फौजी पोस्ट नहीं है और यहाँ कोई बड़ी अहम बात हो रही है। मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी इसी जगह किसी तहखाने में बंद हैं और ये सिविलियन भारतीय साइंसदान था जो अपने फौजियों के साथ डॉक्टर फरीदी से अपने ज़ेरे तकमील फार्मूले के बारे में मजीद पूछगिछ करने आया था। पानी से भरी हुई बाल्टी मैंने आग बुझाने वाली दूसरी बाल्टियों के पास जाकर रख दी और खुद लंगर खाने वाली बैरक की तरफ निकल गया। मैं बरामदे के कोने में लकड़ी की सीढ़ी पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मेरे करीब ही
ही एक बूढ़ा घास काट रहा था। उसे सब ढीबर कहकर पुकारते थे और ये वहाँ अक्सर घास वगैरह काटने आया करता था। मैंने उसे अपनी जेब से बीड़ी निकाल कर दी। वो बड़ा खुश हुआ। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने उसे कहा, चौकी पर कोई फौजी अफसर आ जाए तो लंगर में मुर्गियां काटी जाती हैं, आज हमें भी मुर्गी का शोरबा खाने को मिलेगा। बूढ़ा बीड़ी का कश लगाकर बोला, अरे भैया जी, ये तो आते जाते रहते हैं, इस बार देर से आए हैं। मैंने पूछा, ढीबर दादा ये कौन लोग हैं? उनमें से एक तो सिविलियन है, पर उसे भी सबने सैल्यूट मारा है। बूढ़ा कहने लगा, राम जाने कौन है, सुना है शहर से ये लोग आते हैं। वो घास काटने में मसरूफ हो गया। कोई 3 घंटे बाद नौवारिद मेहमान कले के खारदार जंगले से बाहर आए। कैप्टन सिंह उनके हमरा था। सिविलियन ब्रीफकेस वाला उन सब के आगे आगे था। दोनों फौजी अफसर भी साथ साथ चल रहे थे। वो सब कैप्टन सिंह के कुशादा क्वार्टर की तरफ चल दिए। दोपहर 4 बजे मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर अपने झोंपड़े की तरफ जा रहा था कि मुझे कैप्टन सिंह के क्वार्टर के बाहर 2 संतरी पहरे पर नजर आए। मैं अपने ताम चीनी के फौजी मग में लंगर से चाय भरवा कर लाया था। मैं झोंपड़ी के आगे ईंटों के चबूतरे पर बैठकर चाय पीने लगा। वहां से कैप्टन सिंह के क्वार्टर का गेट मुझे साफ नजर आ रहा था। क्वार्टर पर गहरी खामोशी छाई थी। आज कैप्टन सिंह के क्वार्टर में गाय नजर नहीं आ रही थी। उसे निकाल कर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था। सूरज दरख्तों के पीछे छुप गया था। धूप मांद पड़ गई थी। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार्ड पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे कले के राज को हल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। रात का खाना मैं फौजी लंगर में जाकर खाता था, जहां मैं देख कर आया था कि डांगरी मुर्गियों को काट रहे थे। मैं कुछ देर बाद उठकर लंगर खाने की तरफ जाने ही लगा था कि कैप्टन सिंह के माली ने आकर कहा, चल अहमद भाई, तुझे कप्तान साहब बुला रहे हैं। मैं कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ आ गया। फौजी गार्ड मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे कुछ न कहा। क्वार्टर के बरामदे में बत्तियां रोशन थी। कैप्टन सिंह का अर्दली हाथों में फूलों से भरा हुआ टोकरा थामे आ गया। कहने लगा, चल बे, इसे उठाकर किचन में चल, तू कहाँ छुपा हुआ था अब तक? मैंने जल्दी से फूलों का टोकरा कांधे पर रख लिया और अर्दली के साथ क्वार्टर के अकब वाले किचन में आ गया। यहाँ खाने की देगचियां लंगर खाने से तैयार होकर आ चुकी थी। खाना थालियों में लगाया जाने लगा। मैं पीतल के तश्त में नारंगियां, केले और अनानास सजाने लगा। अर्दली ने मेरी तरफ देखा और कहा, चल बे, ये चावलों की बड़ी डिश डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख दे। चावल रंगदार थे और उनमें से भाप निकल रही थी। कैप्टन सिंह का डाइनिंग रूम मुझे मालूम था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे सिगार की खुशबू आई। देखा कि खाने की मेज पर फूल गुलदान में सजे हुए हैं और सामने सोफों पर कैप्टन सिंह, दोनों अजनबी फौजी और सांवला गोल मटोल सिविलियन बैठे हैं। सिविलियन सिगार पी रहा था और आपस में मरहट्टी जबान में बातें कर रहे थे। मैं चावलों का तश्त खाने की मेज पर रख कर खामोशी से बाहर निकल गया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो ये लोग बातें करते करते रुक गए थे। जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उन्होंने फिर से बातें शुरू कर दी। मरहट्टी जबान से कुछ वाकिफ होने की वजह से मैं उनकी गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज बिल्कुल न समझ सका, लेकिन मेरे कान में एक लफ्ज जरूर पड़ गया था जिसका मतलब था बेहोश लड़की। किचन में मुझे दूसरे कामों पर लगा दिया गया। मेरा जहन बेहोश लड़की के बारे में सोच रहा था। बार बार इसी नतीजे पर पहुंचता कि ये लोग कले के तहखाने में डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी से पूछगिछ करके आए हैं और उनके तशद्दुद की वजह से डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन बेहोश हो गई है। जूं-जूं सूरत हाल नाजुक हो रही थी, मेरा ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। मैं तो अभी तक कले के अंदर जाने में भी कामयाब नहीं हुआ था। मेहमानों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार्ट पर कंबल ओढ़े पड़ गया। जहन में कोई ऐसी तरकीब नहीं आ रही थी जिस पर अमल करने से मैं कले के अंदर जा सकूं। इसी सोच विचार में नींद आ गई और मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह क्वार्टर गार्ड के फौजी बिगल की तेज आवाज ने मुझे जगा दिया। कमांड ऑफिस वाले छोटे से ग्राउंड में फौजी ड्रिल कर रहे थे। मैं हस्बे मामूल मुंह हाथ धोकर ऑफिस में आकर मामूल के कामों में लग गया। मैंने देखा कि कैप्टन सिंह अभी तक नहीं आया था। कोई 10 बजे वो अपनी जीप लेकर नमूदार हुआ। जीप वो अकेला चला रहा था। मैंने सैल्यूट मारा तो वो मुस्कुराकर बोला, अहमद, तुमने भी मुर्गी खाई थी रात को कि नहीं? मैं हाथ बांध कर बोला, साहब जी, बड़े मजे की मुर्गी पकी थी। वो मुस्कुराया और अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर बाद पता चला कि कल वाले मेहमान रुखसत हो चुके हैं। कमांड पोस्ट में फिर जिंदगी अपने मामूल पर आ गई। इस दौरान में मैंने चल फिर कर सारी फौजी पोस्टों का मुशाहिदा कर लिया था। कमांड ऑफिस के हुदूद में जो कच्चा रास्ता दाखिल होता था, वहाँ लकड़ी का एक लंबा डंडा हर वक्त गिरा रहता, जहाँ एक संतरी मुतय्यन था जो फौजी के आने पर डंडे को उठा देता था। बाहर बाएं और दाएं जानिब दरख्तों के नीचे बंकर खोद कर फौजियों ने 2 मोर्चे बना रखे थे। उनकी छत घास फूस और झाड़ियों से ढकी हुई थी। बंकर के सुराखों में से मशीन गनों की नालियां थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई थी। यहाँ बंकर के अंदर हर वक्त मशीन गन मैन मौजूद रहते। इन 2 मोर्चों के अलावा एक पोस्ट 10 कदम के फासले पर ऊपर एक छोटी सी टेकरी पर बनी हुई थी। यहाँ भी बंकर में मशीन गन नस्ब थी और इन 3 मोर्चों के सिवा वहाँ और कोई मोर्चा
खर्चा नहीं था। इस चौकी पर 2 ट्रक थे और 3 जीपें थी जो हर वक्त तैयार रहती। एक ट्रक हफ्ते में 2 बार शहर से मुख्तलिफ किस्म की सप्लाई लेकर आता। इंडियन फौजियों की 100-150 की नफरी थी, मगर इर्द गिर्द के इलाके की सख्त निगरानी की जाती थी और वहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। बाहर से सिवाय लाखन डाकिये और ढीबर माली के मैंने किसी सिविलियन को अंदर आते नहीं देखा था। एमुनिशन रूम के बाहर भी हर वक्त पहरा लगा रहता। कैप्टन सिंह की शब रोज खिदमत करते मैंने उस पर अपना एतमाद जमा लिया था। वो मुझे बड़ा बेजरर, भोला भाला और मेहनती नौजवान समझता था। एक रोज दोपहर के वक्त मैं बरामदे में बैठा कैप्टन सिंह के काले फौजी बूटों को पट्टी से चमका रहा था कि जमादार लाखानी कैप्टन सिंह के दफ्तर की चिक उठाकर अंदर दाखिल हुआ। मैं दफ्तर के दरवाजे के बिल्कुल करीब ही बैठा था। मुझे जमादार लाखानी के सैल्यूट मारने की आवाज आई। फिर उसने कैप्टन सिंह से गुजराती जबान में कहा, अर्दली डिक्शिट को बुखार हो गया है, ऑर्डर करें। मैं अपना काम लगा रहा। कैप्टन सिंह की झुंझलाहट भरी आवाज आई, जांगली हर हफ्ते बीमार पड़ जाता है। फिर चंद सेकंड खामोशी छाई रही। मैंने कोई ख्याल न किया। इतने में जमादार लाखानी की फिर आवाज आई, सर मेरे लिए क्या ऑर्डर है? अब कैप्टन सिंह बोला, देखो बाहर अहमद भाई बैठा होगा, उसे अंदर बुलाओ। मेरे कान खड़े हो गए। जमादार लाखानी फौरन चिक उठाकर बाहर आया और मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद अंदर चलो, कैप्टन साहब बुला रहे हैं। मैं बूट पट्टी वहीं छोड़कर दफ्तर में गया। जाकर सैल्यूट किया। कैप्टन सिंह ने मुझे देखा और कहा, अहमदू हमारे अर्दली ने सिक रिपोर्ट की है, तुम जमादार के साथ नीचे जाओ, स्प्रे करो। मैंने अदब से एड़ी जोड़कर कहा, जी सर। कैप्टन सिंह ने मेज की दराज में चाबी लगाकर एक लंबी सी तांबे की चाबी निकालकर जमादार को दी और कहा, इसे अपने साथ रखना और चाबी मुझे ऑफिस में आकर दे जाना। ठीक है साहब। जमादार लाखानी ने सैल्यूट मारकर चाबी ली और मेरे साथ ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस के पीछे एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी। यहाँ से जमादार लाखानी ने 2 स्प्रे गन्ने उठाई, एक अपने कांधे पर लटकाई और दूसरी मेरे कांधे पर लटका दी। चलो जवान मेरे साथ। अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो मुझे कहाँ लिए जा रहा है। सिर्फ इतना इल्म था कि किसी कमरे में या बैरक में मच्छरों से बचाव का स्प्रे करना है, क्योंकि जहाँ रात को मच्छर बहुत होते थे। मगर बैरक में जाने की बजाय वो मुझे किले की अकबी दीवार की जानिब ले गया। यहाँ ईंटों और झाड़ झनकार के पीछे पुरानी दीवार में एक दरवाजा बना हुआ था। पहली निगाह में मुझे किसी गैराज का दरवाजा मालूम हुआ। मैंने सोचा कि इस गैराज में स्प्रे करना होगा। दरवाजा लोहे का था और उसका साइज गैराज के दरवाजे जितना ही था। जमादार लाखानी ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे पीछे था। अंदर अंधेरा था। जमादार ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बोला, मेरे पीछे चले आओ जवान। उसने जेब से टॉर्च निकाल कर रोशनी कर दी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि गैराज बिल्कुल खाली था। सिर्फ कोने में मुझे 2 पुराने टायर दीवार के साथ लगे नजर आए। जमादार ने टॉर्च की रोशनी कोने में डाली और उस तरफ बढ़ा। अब जो मैं करीब गया तो देखा कि वहाँ एक तंग जीना नीचे उतरता था। मेरे कान खड़े हो गए। मैं खामोशी से जमादार के पीछे जीना उतरने लगा। 6-7 जीने उतरने के बाद हम एक तंग सी राहदारी में आ गए। यहाँ उसने टॉर्च बंद करके जेब में रख ली, क्योंकि राहदारी की छत के साथ एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। जमादार लाखानी ने कहा, चलो स्प्रे शुरू करो, तुम उस साइड में करो। और जमादार राहदारी की एक तरफ और मैं दूसरी तरफ स्प्रे करने लगे। हम स्प्रे करते करते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। चंद कदम चलने के बाद एक बाथरूम का छोटा सा अकबी दरवाजा आ गया। मालूम होता था कि यहाँ से बाथरूम में रखी हुई बाल्टी वगैरह बाहर निकाली जाती है। हमने स्प्रे पंप का मुंह अंदर डालकर बारी बारी स्प्रे फेंकी। आगे राहदारी बाएं जानिब घूम गई। यहाँ भी छत के साथ एक बल्ब जल रहा था। मेरा दिल किसी होने वाले इंकिशाफ के ख्याल से धड़क रहा था। आगे गए तो एक जीना ऊपर को जा रहा था। जहाँ 2 संतरी स्टेन गन कमर से लटकाए टहल रहे थे। उन्होंने गुजराती जबान में जमादार लाखानी से फजूल सा मजाक किया। एक ने मेरी तरफ देख कर पूछा, अर्दली कहाँ मर गया? ये किसे ले आए हो? जमादार बोला, ये कैप्टन साहब का अर्दली है। एक संतरी ने हंस कर कहा, तो फिर इसको यहाँ लगा दो, हम तो इस गार में ड्यूटी देते तंग आ गए हैं। जमादार लाखानी ने इसका कोई जवाब न दिया। अब मैं एक एक शय को गौर से देख रहा था। स्प्रे करते करते आगे भी बढ़ रहा था। ऊपर जाने वाले जीने से कोई 4 कदमों के फासले पर एक कोठरी का दरवाजा बंद था। दरवाजे के ऊपर एक सलाखों वाला ताकचा था। उसके अंदर से मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैं कसदन मगर बज़ाहिर अनजानेपन से उस दरवाजे की तरफ स्प्रे करता हुआ बढ़ा तो जमादार लाखानी की आवाज आई, उधर किधर जाते हो जवान, वापस आ जाओ, उधर मत जाओ। इस पर वहाँ खड़े एक संतरी ने हंसकर कहा, उधर कोठरी में बुड्ढा ही बैठा है, कोई मेम नहीं है, जाने दो। मगर जमादार लाखानी ने मुझे आगे न जाने दिया और वहीं से मुझे लेकर वापस हो गया। मैं जहाँ पहुँचने के लिए अभी तक तरकीबें ही सोच रहा था, वहाँ मुझे खुद मरहट्टा कंपनी कमांडर कैप्टन सिंह ने पहुंचा दिया था। राहदारी में कोठरी के करीब और ऊपर जाते जीने के दरवाजे पर पहरा देते संतरी की गुफ्तगू से 2 बातें साबित हो रही थी। पहली ये कि इस कोठरी में ही पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी कैद था।
जो मेरी इत्तला के मुताबिक उधेड़ उम्र था, और दूसरी बात ये कि उसकी बेटी नौरीन यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना संतरी मजाक ही मजाक में उस लड़की का जिक्र भी जरूर करता। उसने तो साफ कह दिया था कि जहाँ सिर्फ एक बुढ़ा ही है, कोई दूसरी मेम नहीं है। वापसी पर मैंने राहदारी का सारा नक्शा जहन में बिठा लिया। गिराज वाला जीना चढ़ते हुए जमादार ने एक बार फिर टॉर्च रोशन कर दी। हम गिराज में आ गए। गिराज की कुंडी खोलकर बाहर निकले। जमादार लाखानी ने गिराज के आहनी दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया और हम दोनों डिस्पेंसरी में आ गए, जहाँ स्प्रे गन ने डिस्पेंसर के हवाले की और कैप्टन सिंह के दफ्तर की तरफ बढ़े। मैं तो बरामदे में ही बैठ गया और कैप्टन साहब के बूटों को कपड़ा मारकर चमकाने लगा। जमादार लाखानी ने अंदर जाकर चाबी कैप्टन सिंह के हवाले की और चला गया। उसके जाते ही कैप्टन सिंह ने मुझे आवाज दी। मैंने जल्दी से बूट नीचे रखे और चिक उठाकर कमरे में दाखिल हुआ। सैल्यूट मारा। कैप्टन सिंह मेज की दराज में चाबी रखने के बाद दराज का ताला बंद कर रहा था। ताला बंद करके उसने उसकी चाबी अपनी जेब में डाली और कुर्सी आगे घसीटते हुए बोला, जवान, मैंने तुम्हें जमादार के साथ इसलिए भेजा था कि हमें तुम पर भरोसा है। तुमने हमें सप्लाई की चोरी के बारे में बड़ी कीमती मालूमात दी थी। फिरोज भाई ने मान लिया है कि वो ही हमारे डिपो में चोरियां करवाता था। किसी से जिक्र मत करना कि तुम किले के नीचे गए थे, ठीक है? मैंने सैल्यूट मारकर कहा, साहब जी, मैं आपका और भारतीय सेना का सेवक हूँ। भारतीय सेना के लिए तो मैं अपनी जान भी अर्पण कर सकता हूँ। शाबाश। कैप्टन सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जाओ और मेरे बूट पॉलिश हो गए हैं तो उसे क्वार्टर में ले जाकर रख दो। ओके सर, मैंने मुअद्दबाना कहा और फिर मैं सलाम करके दफ्तर से बाहर निकल आया। मैंने बरामदे में रखे बूट उठाए और कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।